हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ लिया था कि हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करना पढ़ लिया था, उनको केमिकल शिफ्ट के बेस पे हमने उनका स्पेक्ट्रम बनाना भी पढ़ लिया था। कुछ एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिए थे। अब हम कुछ डेटा के बेस पे, जैसे हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है, एनएमआर सिग्नल्स का डेटा दे रखा है, उसके बेस पे हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी, यौगिक की स्ट्रक्चर क्या होगी, वो निकालना सीखेंगे। आज यही हमारा स्टडी पॉइंट रहेगा। आप ये देखिए, कोई हमारे पास एक क्वेश्चन है पहला कि अब देखिए इसमें 4.1 पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ना सीखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। आपको यही दिया जाएगा कि कोई यौगिक है जिसका मोलिकुलर फार्मूला ये है C2H3Br3 है, और अब आपको दे रखा है कि 4.1 पे आपको कोई डबलेट दे रखा है। आपको 4.1 पे कोई डबलेट प्राप्त हो रहा है। किसके कारण प्राप्त हो रहा है कि जिसके पास में 2 हाइड्रोजन हैं, किसी कंपाउंड के पास में 2 हाइड्रोजन हैं और उसका जो है आपके पास डबलेट प्राप्त हो रहा है। किसी मॉलिक्यूल के पास में 2 हाइड्रोजन हैं और वो डबलेट दे रहा है। अब देखिए, आप इसको देखिए, कोई 5.8 पे ट्रिपलेट आपको प्राप्त हो रहा है, यानी ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है और इसके पास में ओनली 1 हाइड्रोजन है, यानी इसके पास 1 हाइड्रोजन है और ये ट्रिपलेट दे रहा है। आपके पास देखिए नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है, 2 नंबर ऑफ कार्बन ही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए आप, इसके पास में हाइड्रोजन भी 3 ही है, हाइड्रोजन भी 3 ही है, यानी देखो कि मैंने आपको बताया कि इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, और ये किसी ऐसे ग्रुप के पास में जुड़ा हुआ है जिसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है। अब आप देख लीजिए कि इसमें कार्बन भी 2 ही है, अपने पास स्थितियाँ भी 2 ही है कि अब ये जो 5.8 पे जो सिग्नल दे रहा है उसके पास में खुद के पास 1 हाइड्रोजन है और वो ट्रिपलेट दे रहा है। अब अगर हम इन दोनों को पास में रखें, देखो CH को मैं यहाँ ले आती हूँ, रख लिया। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो है 4.1 पे डबलेट कैसे प्राप्त होगा कि जब इस H के पास में ये होगा 1 + 1 n+1 के हिसाब से 2, यानी डबलेट हमको प्राप्त हो रहा है। ये स्थिति एक्यूरेट बैठ रही है। और आप ये भी देखो, इसके पास 1H हाइड्रोजन है लेकिन इसका ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है। इसका ट्रिपलेट कब प्राप्त होगा? जब इसके पड़ोस वाले पे 2 हाइड्रोजन स्थित होंगे। तो इसके पड़ोस वाले पे 2 हाइड्रोजन स्थित हो गए। ये हमारा फॉर्मूला एकदम सही बैठ गया। ये देखिए आप, अब आपके पास 2 जो आपके पास है Br3 यानी ब्रोमीन एटम भी है आपके पास। अब आपको ब्रोमीन एटम भी सेट करना है। ब्रोमीन एटम आप सेट करोगे तो आप देखोगे कि जो ये डबलेट जो दे रहा था, डबलेट कौन दे रहा था? डबलेट ये दे रहा था, डबलेट ये दे रहा है। इसकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की 4.1 है, यानी इसकी तुलना में ये थोड़ा अप फील्ड है और ये थोड़ा डाउन फील्ड है। डाउन फील्ड है मतलब Br3। अब आपके पास एटम तो 2 ही है, जो है ये जो CH2 है, ये CH, ये तो 2 ही है। दोनों या फिर तो ब्रोमीन इसके पास 2 जुड़े होंगे या फिर यहाँ जुड़े होंगे। ब्रोमीन को इन्हीं एरिया में इनको शिफ्ट करना है। तो हम क्या देखेंगे, इसका जो है डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा की वैल्यू, यानी ये ज़्यादा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे इस वाले, इसके ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, इसीलिए ये ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू दे रहा होगा। अब आप, अगर मैंने यहाँ लगाए हैं तो आप इसको देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी इसको ज़्यादा डीशील्ड कर रहा है, ज़्यादा डीशील्ड कर रहा है, तो ये ज़्यादा डाउन फील्ड में जाएगा, इसलिए इसकी डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक बार हमको फॉर्मूला एज्यूम करना है, बाद में हमको इसको प्रूफ करना है इसके साथ में कि यही हमारा मोलिकुलर फार्मूला होगा। मैंने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों जुड़े हुए हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका डीशील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर इसके प्रोटॉन की डीशील्डिंग हो रही है, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ गई। डेल्टा की वैल्यू बढ़ गई तो इसकी 5.8 पे प्राप्त हो रही है। अब आप देखिए आपके पास कितने ब्रोमीन हैं? 3 ब्रोमीन हैं, 2 तो आपने सेट कर दिए। अगला आप अगर यहाँ लगाओगे, इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी पड़ेगी। जब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो इसके पास में अगर हम कोई ब्रोमीन ग्रुप जोड़ते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, लेकिन इन दोनों के बजाय इस पे इलेक्ट्रॉन ये कम विड्रॉ करेगा, यानी इसकी डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी।
इसके लिए इसके प्रोटॉन की डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इस प्रोटॉन की तुलना में कम बढ़ेगी, इसीलिए इसका 4.8 पे सिग्नल आता है और इसका 5.8 पे आ रहा है। इसका यानी ये जो है 5.8 पे सिग्नल दे रहा है और ये जो आपके पास है 4.1 पे सिग्नल दे रहा है। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ये वापस बता दे रही हूँ, ये कैसे किया मैंने। ये हमने ऐसे किया जैसे आपके पास C2H3Br3 का कोई फॉर्मूला है। आपको पता है कि इसमें 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन होंगे और 3 ही ब्रोमीन के एटम होंगे। आपने ये देखा कि 4.8 पे कोई डबलेट प्राप्त हो रहा है। डबलेट प्राप्त हो रहा है मतलब 2 हाइड्रोजन के कारण है, जिसके पास 2 हाइड्रोजन हैं और डबलेट प्राप्त हो रहा है। डबलेट प्राप्त हो रहा है मतलब पास वाले के कार्बन के ऊपर ओनली 1 होगा तभी हमें डबलेट प्राप्त हो सकता है। अगर मैं पास वाले के पास में हम 2 रख देते तो हमें 2 + 1 करके ट्रिपलेट प्राप्त हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो डबलेट चाहिए। डबलेट कब आएगा, जब पास वाले के कार्बन एटम पर हमारे पास ओनली 1 हाइड्रोजन होगा। और हम इस बेस पे ये निकाल देते कि यहाँ पे C2 है, ये C2 कंप्लीट हो गया, H3 है तो ये H3 भी कंप्लीट हो गया। अब आपको ब्रोमीन सेट करना है, तो ब्रोमीन के लिए आप ये देखोगे कि ज़्यादा डाउन फील्ड में कौन जा रहा है, ये जो ट्रिपलेट दे रहा था ये ज़्यादा डाउन फील्ड में जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, इसलिए डाउन फील्ड में जा रहा है। और यहाँ क्या होगा, एक ग्रुप अपन यहाँ जोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी डाउन फील्ड में जा रहा है लेकिन इसकी तुलना में कम जा रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर भी एक ब्रोमीन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और हमको फॉर्मूले में दे रखा है कि Br ही जुड़ा हुआ है, तो ये हमने इसके इस फॉर्मूले को डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया ना। ये हो जाएगा आपके पास 1,1,2 ट्राइब्रोमो एथेन। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,1, ये आप लिख देते हैं CHBr2 1,1,2 ट्राइब्रोमो इथेन। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अपन इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H13 और Cl, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि देखो हमारे पास सिंगलेट प्राप्त हो रहे हैं, 3 सिंगलेट प्राप्त हो रहे हैं। 3 सिंगलेट प्राप्त हो रहे हैं मतलब जो भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिस भी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े उसके पास वाले एटम पर कुछ भी हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये यही बात कह रहे हैं। तो हम देखेंगे एक तो हमारे पास 1.57 पे 6 हाइड्रोजन के कारण हमको 6 हाइड्रोजन के कारण एक सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, और एक 3.07 पर 2 हाइड्रोजन के कारण सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, एक 7.27 पर 5 हाइड्रोजन के कारण हमको सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा इसका कि हमको सिंगलेट, एक तो आपको इसको देख के पता लग गया होगा सिंगलेट प्राप्त हो रहे हैं मतलब सिंगलेट में क्या है कि हमारे पास जो भी एटम है उसके पास वाले पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। एक तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। और आप डेल्टा की वैल्यू आप देख के पता लगा सकते हो कि 1.7 पे 57 पे प्राप्त हो रही है, मतलब कोई ना कोई मिथिलीन ग्रुप होगा, कोई ना कोई मिथिलीन ग्रुप होगा। अब देखो मिथिलीन ग्रुप में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ये जैसे C है, आप ये देखिए अगर है ना, अगर हम इस C को बीच में रखें, दोनों तरफ CH3 रखें, तो देखिए आप 2 CH3 हैं, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 3 और 3 सिग्नल तो एक दे रहे हैं, सिग्नल तो एक ही दे रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने 6 हाइड्रोजन है, यानी देखो 6 हाइड्रोजन है। अगर हम माने कि इस वाले कार्बन पर हम कोई हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, अभी कोई हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 6 हाइड्रोजन के कारण हमें सिंगलेट प्राप्त होगा। आपके पास 1.57 पे अगर कोई वैल्यू आ रही है इस वाली रेंज में, तो हम कह सकते हैं कि अगर देखो कोई डी शिल्डिंग वाला, अगर देखो ये देखो 0.8 से 1 के बीच में हमारे पास 1 डिग्री एल्किल ग्रुप था, लेकिन हमारे पास तो 1.57 है। डेल्टा की वैल्यू अगर बढ़ रही है मतलब कुछ ना कोई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे जुड़ा हुआ होगा, इसलिए उसने डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाई है। तो हम ये तो कन्फर्म है कि जिस भी कार्बन से ये जुड़े होंगे हाइड्रोजन, उसके पास वाले पे कुछ नहीं होगा, तभी हमको सिंगलेट मिलेगा। यानी हमको यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हमको इसकी वैलेंसी के तौर पे हाइड्रोजन लगाना ही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम दूसरा कुछ ग्रुप लगाते हैं जिसमें हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे Cl भी है,
Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम यहाँ पे Cl लगा देंगे। Cl है जो हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपने लगा दिया। अगर आप और एक लगाओ, अब देखो ये अपने पास ये हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास एक तरह से हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे अगर हम फॉर्मूले को डिफाइन करें तो देखते हैं एक और हमको सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। इसको हमने राइट क्लिक कर दिया। अभी ये डबल राइट नहीं हुआ है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, हम जस्ट इसका अनुमान लगा रहे हैं। अब हम जिससे सिंगलेट की बात करें, ये अपने पास एक और सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, और कहाँ प्राप्त हो रहा है, 3.07 पे प्राप्त हो रहा है। 3.07 पे कब प्राप्त होता है, आपको पता हो तो, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जा रहा होगा। 3.7 मतलब ये कुछ वैल्यू इसकी कम रही होगी, ये 2 डिग्री कोई कार्बन रहा होगा 1.2 से 1.4, लेकिन इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए होंगे, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है बढ़ गई होगी, यानी ये इसकी डीशील्डिंग हो गई होगी। आप ये देखिए, अगर मैं इसको ये मानो CH2 2 डिग्री कार्बन मानो, 2 डिग्री कार्बन मानो, ये देखो अगर इसको मैं यहाँ कर दूँ, Cl ये जुड़ गया, CH3 ये जुड़ गया, CH3 ये जुड़ गया, ये देखो ये दोनों CH3 यानी 6 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे सिंगलेट दे रहे हैं, इस वाले पे कोई भी उपस्थित नहीं है। अब देखो मैंने दूसरी कंडीशन में इसको यहाँ रखा, अगर देख ये जो Cl ग्रुप है ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका प्रभाव कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी पड़ रहा होगा, इसलिए इसकी डीशील्डिंग हो जाएगी और इसका 3.0 पे सिग्नल आ रहा होगा। और ये क्या कह रहा है, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी इसके लगा दिए, 2 हाइड्रोजन भी लगा दिए हैं, ये भी अपना ऑलमोस्ट आधा क्लियर हो गया। ठीक है ना, बाद में इसके स्ट्रक्चर को हम कंफर्म करेंगे। 2 पोजीशन अपनी क्लियर होने के बाद अपन देखते हैं कि एक सिंगलेट हमको और प्राप्त हो रहा है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, 7.27 पे प्राप्त हो रहा है। आप इस रेंज में जाइए, 7.27 में आपको कहाँ रेंज मिल रही है, ये देखिए एरोमेटिक, कोई ना कोई एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी 6.9.5 तक। अगर ये 7 अगर देखो आप एरोमेटिक हाइड्रोजन है, ये 6 से लगाकर 9.5 तक शिफ्ट दिखाएगा। अगर आपकी 6 भी होगी तो ये 6.5 तक मैक्सिमम चला जाएगा, 7.5 तक ये मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ मतलब कोई ना कोई एरोमेटिक ग्रुप होगा। अब अगर हम एरोमेटिक ग्रुप की बात करें तो देखो आप ये बनाइए, बेंजीन बनाएंगे, यहाँ से आप कोई हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन आप रहने दीजिए। आपको पता है जब हमने टोलुइन की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये पांचों मिलकर क्या दे रहे थे, एक सिग्नल दे रहे थे। पांचों मिलकर क्या दे रहे थे, एक सिग्नल दे रहे थे। पांचों मिलकर एक सिग्नल दे रहे थे, मतलब कोई ना कोई एरोमेटिक रिंग है, यानी 5 हाइड्रोजन हैं जो मिलकर एक सिग्नल दे रहे हैं। और इस वाले कार्बन पर मैंने आपको ये है, इस वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तभी ये सिंगलेट देंगे। इस वाले पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम एक इस रिंग को ले सकते हैं, बेंजीन ग्रुप को ले सकते हैं। इसको हम अगर यहाँ पे लगाएं, आप देखिए यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है आपके पास CH। अगर आप बेंजीन ग्रुप को लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, क्या यहाँ लगाओगे, यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी है। ये हमने कंफर्म कर दिया कि ये जो 2 CH3 ग्रुप है वो दोनों एक ही प्रकार का सिग्नल दे रहे हैं और ये 6 हाइड्रोजन मिलकर सिंगलेट बना रहे हैं, क्योंकि इसके पास वाले पे कुछ भी नहीं है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया था। दूसरा भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे इसकी डीशील्डिंग हो रही है। ये जो ग्रुप है CH2 मेथिलीन ग्रुप है, जिसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो 3.07 पे सिग्नल दे रहा है। अब देखिए आप, हम मेथिलीन ग्रुप बेंजीन ग्रुप यहाँ लगाएं, बेंजीन ग्रुप को यहाँ लगाएं तो ये देखिए आप यहाँ लगा देंगे और ये आपके पास हो जाएगा। इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा और ये 5 मिलकर एक सिग्नल दे देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट हो। अब अगर इसको आपको वापस मैच करना है तो मैच करके देखिए आप, 6 हाइड्रोजन के कारण सिंगलेट प्राप्त हो रहा है 1.57 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। वैल्यू तो हमें 0.8 से 1 के बीच में प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 1 इसकी वैल्यू जो है शिफ्ट होकर 1.57 पे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अपन देखेंगे दूसरी स्थिति, किसी के पास 2 हाइड्रोजन है और वो जो है सिंगलेट दे रहा है 3.07 पे, सिंगलेट दे रहा है 3.07 पे।
तो ये देखिए आप, ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ले रहा है, इसके कारण इसकी वैल्यू भी थोड़ी बढ़कर ही प्राप्त हो रही है। अब आप नेक्स्ट वाला देखिए बेंजिल ग्रुप, जिसमें आप इस डेल्टा शिफ्ट की वैल्यू के बेस पे आप निकाल रहे थे। कहाँ गया आपका एरोमेटिक, जिसमें 6 से 9 to 5 के बीच में एरोमेटिक की वैल्यू आती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है। तो आप 7.7 के बेस पे आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। और ऐसा कौन सा एरोमेटिक ग्रुप होगा जो 5 जो हाइड्रोजन हैं जो मिलकर एक सिग्नल देंगे, तो आपने अनुमान इसका लगाया, तो ये आपका सही रह गया। अब आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गए, 7 8 9 और 10। ये आपके पास 10 हाइड्रोजन हो गए, 10 कार्बन हो गए, ये 10 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 13 है, 3 और 3 6 7 8 और यहाँ पे 5 होंगे, यानी 13 ये हाइड्रोजन आपके पास हो गए। और एक Cl ग्रुप है तो ये एक Cl ग्रुप हो गया। इस प्रकार आप NMR सिग्नल्स के बेस पे आपको इस ये जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को आप निकाल सकते हो। अब देखिए आप, ये जो 3 ये ए प्रकार का सिग्नल दे रहे हैं, मैं इसको वापस लिख देती हूँ सही से। ये देखिए कोई बेंजिल ग्रुप है यहाँ पे H अपने पास ये ऐसे ही प्राप्त हुआ था। अब देखिए, अब अपन इसको डिफाइन करें अगर, देखो ये दोनों मिलकर इसमें कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है आपको पता है, 1 2 3 3 सिग्नल आ रहे हैं, मतलब 3 टाइप के प्रोटॉन होंगे। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक, तीनों हो गए। मतलब आप नंबर इसमें सिग्नल्स के बेस पे आप इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो, आप इस स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हो कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है, वो भी आप इसको कंफर्म करके इस डेटा के बेस पे आपने ये स्ट्रक्चर बना ली। इसमें भी आपने डेटा के बेस पे ये स्ट्रक्चर निकाल ली थी। इस प्रकार हम इसको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे कोई कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या होता है कि आपको ये तो ओनली मैंने NMR स्पेक्ट्रा दिया, क्या दिया, NMR स्पेक्ट्रा। आपको अब आगे जब हम एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपको IR स्पेक्ट्रा भी दे दिया जाए, IR स्पेक्ट्रा भी दिया जाएगा, जिसमें IR स्पेक्ट्रा क्या शो करता है कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें क्रियात्मक समूह होगा, यानी अगर COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी आपको रेंज दी जाएगी। क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पास क्या होगा, आपको IR की रेंज दे दी जाएगी, आपको UV की रेंज दे दी जाएगी। IR UV की रेंज देने के बाद में आपको NMR की रेंज भी दी जाएगी। और आपको एक डेटा के बेस पे आपको पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, आपको कुछ डेटा देके आपको ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा, उस स्पेक्ट्रम के बेस पे आपको स्ट्रक्चर ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रकार हम किसी अननोन की स्पेक्ट्रम के बेस पर हम यौगिक की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारी पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यही करते हैं, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।